नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, पॉलिटी की इस जबरदस्त क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? जरूर बताइए। और जो यूपी पीसीएस की तैयारी अगर कर रहे हैं तो एग्जाम डेट जल्दी आ गया है, तो यूपी पीसीएस की तैयारी में हम लोग जबरदस्त तरीके से लग चुके हैं। और आज एक ऐसा चैप्टर जिसको लोग इग्नोर करने की कोशिश करते हैं और यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और थोड़े से घुमाए जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, और यहीं से गलती होती है। पॉलिटी में ज्यादातर लोग कर ले जाते हैं, लेकिन जहां पर थोड़ा सा घुमा दिया जाए, थोड़ा टेक्निकल चीजें पूछी जाए, वहां पे लोग भ्रमित होते हैं। तो उस भ्रम को दूर किया करूंगा मैं आपको। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो आपके विशेषताएं हैं हमारे संविधान की, उन सब विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। और यहां थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सीधे कान नहीं पकड़ते, उल्टे कान पकड़ लेते हैं। और यूपीएससी में तो इसको खूब क्वेश्चन पूछते हैं, और जैसा कि यूपी पीसीएस यूपीएससी के पैटर्न की तरफ जा रहा है, इस वजह से इसे याद करना जरूरी है। याद रख लो आप। चलो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। त्रिपाठी जी आ गए हैं, हेलो, कैसे हैं आप? और देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ यहाँ पर कॉपी और पेन लेकर भी बैठना जरूरी है, ताकि जितना भी हो सके आप लोग चीजों को। चलिए 1 मिनट रुक जाइए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, चलो। तो आवाज आ रही है सबको? मैं वही चेक कर रहा था कि भाई सबको आवाज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। सबको आवाज पहुंच रही है? चलो, तो सैलिएंट फीचर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी फीचर्स में मानी जाती है कि यह एक लिखित संविधान है। अब जरा लिखित संविधान या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक तो हो सकता है कैसा, वो हो सकता है रिटेन, यानी कि लिखा हुआ हो। और एक हो सकता है नॉन रिटेन या अनरिटेन लिखा कह सकते हैं आप, ठीक है ना। तो नॉन रिटेन या अनरिटेन का क्या मतलब हो गया? देखो, जब कोई भी चीज एक कंपाइल रूप में एक बुक के शेप में लाकर एक सिस्टमेटिक वे में रख दिया जाए तो उसको कहा जाएगा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर एक बुक के अंदर उसको सिस्टमेटिक वे में नहीं रखा जाए, वो होता है अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अनरिटेन होता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वो एक बुक की तरह कंपाइल्ड नहीं है ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज याद रखना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भी है, याद रखिएगा। सबसे बल्कि संविधान है, डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले संविधान किसने बनाया था? एक तरह कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? यूएसए ने। लेकिन सबसे बड़ा इस समय किसका है? इंडिया का है। और इसके बड़े होने के पीछे कुछ कारण है। अब क्या कारण है? सबसे पहले कारण यह है कि इसको जब बनाया गया तो दुनिया के बहुत सारे अलग अलग संविधानों का अध्ययन किया गया, और वहां से कई सारी चीजें कॉपी पेस्ट की गई। इंडिया वाले कॉपी पेस्ट करने में माहिर है, आप जानते हैं। हम लोग अक्सर जो है डॉक्यूमेंट्स और बाकी सब चीजें कॉपी पेस्ट करते हैं, तो ये अभी से नहीं, हमें बहुत पहले से मिला हुआ है। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसको अपने हिसाब से चेंजेस लाते हैं, अपनी जो जरूरतें होती है उसके हिसाब से चेंजेस ला के उसको हम लोग यूज करते हैं। तो वैसे ही दुनिया के लगभग 60 संविधानों का अध्ययन किया गया, और उसके बाद उसमें से जो अच्छी चीजें थी उसको निकाल कर अपने संविधान में डाला गया, और जरूरत पड़ी तो उसे मॉडिफाई भी किया गया। तो ये एक अच्छी बात थी, ठीक है ना। तो हमने कई सारे संविधानों का अध्ययन किया और उसके बाद जो है इसमें डाला। और इसमें देखो, बहुत सारे लोग थे जो वकालत के पेशे में भी थे, तो उनके अनुभवों को और तरह तरह के लोगों के विचारों को इसमें लिया गया। ये भी एक कारण है इसके बल्कि होने का या बड़े होने का, ठीक है साथियों। प्रयोगशाला हेलो, यस सर। रिक हेलो, रिक। चंदन हेलो हेलो, ठीक है ना। तो रिक भाई रिट्रैक्टेड क्यों कर ले रहे हैं, मैसेज क्यों हटा दे रहे हैं? जो भी है बताइए, मैं अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप लोग मेरे दोस्त की तरह है, ठीक है। चलिए, और देखियो, जो भी कमियां थी उन सब कमियों को दूर किया गया, और भारतीय हिसाब से, भारतीय परंपरा, भारतीय कस्टम, यहाँ के कल्चर, उसके हिसाब से संविधान बनाया गया। और साथ में एक चीज और ध्यान रखी गई, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया कि कोई भी चीज अनिश्चित न हो, सबको एक फिक्स करने का किया गया, यानी अनसर्टेनिटी जो थी उसको मिनिमाइज करने का प्रयास किया। ये भी एक कारण था हमारे संविधान के बल्कि होने का। तो देखो, ये सारे के सारे मैं ऑप्शन बता रहा हूं, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारतीय संविधान इतना बल्कि या बड़ा क्यों हो गया, तो ये सारे जितने भी मैंने बताए ये सारे ऑप्शन सही होंगे। कुछ उल्टा पलटा देके आप लोगों को गलत परा कराने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। चलो आगे हम इसमें बात करते हैं। तो देखो, भारतीय संविधान का जो एक स्ट्रक्चरल जो पार्ट था, यानी अधिकांश जो भाग था, वो लिया गया था अधिनियम 1935 में, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। और इसका कारण एक था, कारण यह था
कि 1935 में जो एक्ट था उससे हम ऑलरेडी फेमिलियर थे, लोग जानते थे, हमारे राजनेता उसके बारे में जानते थे, और ब्रिटेन का जो शासन करने का तरीका था उससे भी हम लोग परिचित थे। तो ये इसको अपनाना आसान था हमारे लिए, और ये ऑलरेडी एक बल्कि डॉक्यूमेंट था, और इसी वजह से हमारा संविधान भी क्या हो गया, बल्कि हो गया। ठीक है ना। चलिए अब देखिए एक चीज और, इसको विस्तार से भी संविधान में हर एक चीज बड़े विस्तार से समझाई गई है, जैसे कि हमारे सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में कैसा रिलेशन हो, ये सारी चीजें बड़े विस्तार में समझाई गई है। इस वजह से भी एक बल्कि डॉक्यूमेंट बन जाता है। ठीक है ना। और हमारा देश एक बहुत ही विशाल और विविधताओं का देश है ना, और इतने बड़े देश के लिए अगर एक संविधान बनाया जाए, कुछ लोग कहेंगे भाई अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वो भी बहुत बड़ा देश है लेकिन वो छोटा सा है। अरे भाई हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा ये है कि हमारी विविधताएं जो है वो अमेरिका से कहीं ज्यादा है। वहां पे अंग्रेजी बोलने वाले कुछ और दूसरे, हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि हर 5 कोस पे बोली बदल जाती है, यानी हर 5 कोस, जैसे कहा जाता है गांव वगैरह में, अब उसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो लगता है 10-15 किलोमीटर, तो 10-15 किलोमीटर में क्या होता है, आपकी बोली चेंज हो जाती है, पानी यहाँ पे बदलता रहता है। आप अगर कन्याकुमारी से लेकर और हिमालय तक जाएं तो आपको हर प्रकार के मौसम दिखाई पड़ जाएंगे। ठीक है, ठंडी भी एक जगह दिखाई पड़ेगी तो कहीं एक जगह गर्मी पड़ रही है, ऐसा हमारा देश है। तो ऐसे देश के लिए एक बड़े संविधान की तो आवश्यकता थी, है ना। चलो आगे हम बात करते हैं अश्विनी तिवारी। हेलो अश्विनी, आइए, आपका भी स्वागत है क्लास के अंदर। ठीक, एक चीज और, विविध चुनौतियों, बहुत सारी चुनौतियां देश के अंदर है ना, अभी भी देखिए आप इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे और सारी चीजों के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि देश के अंदर इतनी विविधता है कि बहुत सारी चुनौतियां रहती है। हमेशा सरकार के सामने देखते हैं बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, कभी किसान आंदोलन, कभी कोई अलग आंदोलन, नक्सलबाड़ी के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वामपंथ का जो आंदोलन अलग से चल रहा है ये कैसे चल रहा है, जो नक्सलाइट्स होते हैं वो सब क्या है, नॉर्थ ईस्ट में क्या चल रहा है, इन सभी को भी साधने का प्रयास किया। इसी वजह संविधान क्या होता गया, बड़ा। और सबसे बड़ी चीज, संघ और राज्य के शक्तियों का विभाजन किया गया, तो उसके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट नहीं बनाए गए, बल्कि संघ के लिए और राज्य के लिए दोनों के लिए एक ही डॉक्यूमेंट है, यानी एक ही संविधान हमारा है, उसी के अंदर दोनों की शक्तियों के बारे में लिखा गया है। इस वजह से ये और बल्कि हो जाता है, क्या हो जाता है, और बड़ा हो जाता है। ठीक है ना। चलिए और इसे बात करें तो देखा जाए तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राज्यों के लिए और केंद्र के लिए एक ही है, ये भी एक कारण है, लिख लेना अगर एग्जाम में आए तो इसको करके आना आप। ठीक है ना। चलो अब देखो जरा देश को देख लो, हमारे यहाँ ये देश है हमारा, जिसमें से 28 राज्य, अब ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य रह नहीं गया, जम्मू एंड कश्मीर क्या हो चुका है, केंद्र शासित प्रदेश, और लद्दाख इधर केंद्र शासित प्रदेश, तो टोटल 28 राज्य है। और हर राज्य में अगर देखें तो बोलचाल का तरीका, खाने पे हर चीज बदल जाती है। तो इतने वास्ट कंट्री के लिए एक बड़ा तो डॉक्यूमेंट चाहिए ही भाई, एक बड़ा संविधान तो चाहिए ही। हाँ एक बात और है कि इसमें मजे आ जाते हैं वकील साहब लोगों को, क्योंकि वो घुस घुस के लूप होल निकालते रहते हैं अलग अलग जगहों से। ठीक है, चलिए कभी चक्कर में मत फंसीगा। एक बात कही जाती है कि 2 ऐसे पैसे हैं जिसमें इनकम जो होती है ना वो बढ़ती है, उम्र के साथ बढ़ती जाती है, एक वकालत का पैसा और एक जो डॉक्टर साहब लोग होते हैं उनका पैसा, क्योंकि इनके पास एक बार जब क्लाइंट बन गए या पेशेंट बन गए तो फिर वो लंबे समय तक चलता रहता है। ठीक है ना, ऑफेंड मत करिएगा जो लोग भी ऐसे हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो हमारा संविधान बहुत सारे सोर्सेज से इसको लिया गया है और उसको तोड़ मोड़ कर बनाया गया है। ठीक है ना, इसका रचनात्मक पार्ट कहां से लिया गया, 1935 से लिया गया है। ठीक है ना, और साथ में ही हमारे संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, इन सबको अलग अलग जगह दिया गया है, अलग अलग पार्ट्स में इन सबको रखा गया है और इनको डिटेल चर्चा की गई है। इसी वजह से संविधान हमारा क्या हो चुका है, वो बड़ा हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट हम इसमें बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, यानी जो भारतीय संविधान है ये क्या है, देखो ये 2 रास्ते हैं, फ्लेक्सिबल बनोगे कि रिजिड बनोगे। तो हमारे भारतीय संविधान ने कहा कि नहीं, ना हमें फ्लेक्सिबल बनना है ना रिजिड, हम यहां सीधे निकल जाएंगे। यानी हमारा संविधान कैसा है, फ्लेक्सिबल भी है और साथ में रिजिड भी है। अब रिजिड कैसे है, देखो जब हमें संविधान को संशोधन करने की जरूरत पड़ती है, याद रखना जब संविधान संशोधन होता है तो उस समय 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है संसद के अंदर, है ना। और 2/3 बहुमत के साथ साथ अगर किसी केंद्रीय ढांचे में परिवर्तन किया, फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज करना होगा, तो उस समय 50% स्टेट की एग्रीमेंट भी चाहिए होता है। जैसे जीएसटी का मामला आया है ना, तो जीएसटी में क्या किया गया, 2/3 बहुमत से पास तो कर लिया गया और फिर आधे राज्यों की सहमति भी ली गई, इसके बाद जाके वो अमेंडमेंट हो पाया था। तो ये क्या एक रिजिड है ना, क्योंकि अगर आप 2/3 बहुमत की कोशिश करेंगे और 50% राज्यों की सहमति की कोशिश करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा और ज्यादा रिजिडिटी है।
और साथ में ही क्या ये फ्लेक्सिबल भी है, क्योंकि अगर कुछ नॉर्मल चेंजेस करने होते हैं, है ना, किसी नियम कानून में चेंजेस करने होते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस हैं तो उनको केवल सिंपल मेजॉरिटी से भी चेंज किया जा सकता है। कहीं पर सिंपल मेजॉरिटी है और कहीं पे क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हमारा संविधान ब्लेंड है फ्लेक्सिबिलिटी का और रिजिडिटी का, ये बात याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे दो चीजें, ठीक है, चलो एक चीज ये हो गया। अब एक चीज और है कि हमारा जो देश है, यानी हमारा जो संविधान है, उसने हमारे देश को, जरा देखें कौन कौन जुड़ गया है। भक्ति भारत, हेलो, चंदन हेलो, ठीक है। तो अब जरा यहाँ पे एक चीज और बात करते हैं, फेडरल सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में जरा सोचना समझने की जरूरत है। हमारे देश, देखो हमारा देश का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल जैसा दिखता है, आगे चल के आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा देश एक्चुअल में कैसा है। तो संविधान ने एक फेडरल स्ट्रक्चर दिया, और फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो पावर होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में जो पावर होते हैं वो डिवाइड किए जाते हैं, यही फेडरल स्ट्रक्चर होता है। फेडरल कंट्रीज क्या होती हैं कि ऐसी कंट्रीज जो कई सारे राज्यों से मिलकर जब बनाया जाता है एक देश, उसको क्या बोलते हैं, फेडरल स्टेट कहा जाता है। और फेडरल नेचर कैसे होगा, जब पावर्स को क्या कर देंगे, केंद्र और राज्य में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो हमारे यहाँ संविधान में फेडरेशन नाम का चीज कभी कहीं मेंशन नहीं है कि हमारा देश एक फेडरेशन है। हमारे संविधान में मेंशन है यूनियन। अब यूनियन क्या होता है, जब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, जब हम लोग यूनियन एंड टेरिटरीज पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे पहले ही आर्टिकल में वर्णन है यूनियन का, उसके बारे में हम वहीं चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब समझ में आ गया होगा, क्या होता है, यानी केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का क्या हो जाता है, बंटवारा। और देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी भी देश के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करे। दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं देशों के, एक होता है फेडरल स्ट्रक्चर यानी जो आपका संघीय तरीके का, ठीक है ना, और दूसरा होता है आपका यूनिटरी यानी एकीकृत, यानी कि जहां पर किसी एक हैंड में पावर हो जाए, यानी सेंटर में ज्यादा पावर होता है उसको बोलते हैं यूनिटरी, और जहां पर राज्यों में और केंद्र के बीच में पावर का बंटवारा होता है उसको फेडरल कहा जाता है। तो कोई भी कहीं पर भी जब क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से कैरेक्टर फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, याद रखना क्या बोला मैंने, कौन सा कैरेक्टर फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो कौन कौन सा स्ट्रक्चर बताएंगे आप। तो यहां पर पहला है टू गवर्नमेंट, यानी कि दो सरकारें, राज्य और केंद्र में दो सरकारें, ये क्या करेगा, फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करेगा। डिवीजन ऑफ पावर, यानी दोनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, ये भी स्ट्रॉन्ग करेगा। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो ये भी फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करेगा। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, सुप्रीम है, तो भी फेडरल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि यहां पर केंद्र ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। देखो कहीं पर भी केंद्र की शक्तियों को कम किया जा रहा है, तभी फेडरल स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और साथ में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी है कई जगह पे, जहां पे फेडरेशन में कुछ चेंजेस करना होता है, संघ में चेंजेस करना होता है, वहां पे बहुत ज्यादा रिजिड हो जाता है, 2/3 प्लस आधे राज्यों की सहमति, बहुत रिजिड हो गया ना। साथ में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, यानी जुडिशियरी क्या है, इंडिपेंडेंस है, ना तो केंद्र की सुनती है ना राज्य की सुनती है, अपनी अलग चलते, अपने धुन में चले जा रहे हैं मस्त मौला बन के, और इतने सारे केस पेंडिंग कर डाले भैया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये भी क्या इंडिपेंडेंट है, इस वजह से भी क्या करता है, फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करता है। और साथ में बाइकैमरलिज्म सिस्टम जो है, यानी द्विसदनीय प्रणाली, बाइकैमरलिज्म का मतलब दो सदन जहां पर पाए जाते हैं। देखो एक आपका क्या होता है, लोकसभा, लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल बैठते हैं, और दूसरा होता है राज्यसभा, जहां पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट बैठते हैं। यहां देखो हो गया, यहां पे एक तरीके से स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव दिया जाता है, किसको, अपर हाउस को, यानी कि राज्यसभा को। तो यहां पर बाइकैमरलिज्म स्ट्रक्चर भी क्या करता है, फेडरेशन को या फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाता है। अब बात करते हैं क्या हमारे देश का यूनिटरी कैरेक्टर भी है क्या, बिल्कुल, फेडरेशन के साथ साथ हमारे देश का जो कैरेक्टर यूनिटरी है, ठीक है ना। तो यूनिटरी होने के कारण कुछ ऐसे जो कैरेक्टर होंगे, ऐसे गुण होंगे जो यूनिटरी फीचर को स्ट्रांग बनाएंगे, ठीक है ना, यानी केंद्र के पास पावर लाने का प्रयास करेंगे। तो उसमें क्या क्या है, स्ट्रांग सेंटर, तो देखो हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होती है, काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। साथ में यहाँ पर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या करता है, एक तरीके से यूनिटरी स्ट्रक्चर को बढ़ावा देता है। देखो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन तो यूनिटरी स्ट्रक्चर को घटाता है, लेकिन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से बढ़ावा देता है। सिंगल सिटीजनशिप, आप किसी भी राज्य में रहो, आपकी सिटीजनशिप क्या होती है, सिंगल होती है। इस वजह से ये भी क्या करता है, यूनिटरी स्ट्रक्चर को, भाई सिटीजन कौन बनाता है, भारत सरकार ना। देखो यूएसए में उल्टा है, वहां पे अगर कोई व्यक्ति है तो वो राज्यों का भी
नागरिक होता है और वहां के यूएसए का भी नागरिक होता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई राज्यों का नागरिक नहीं, सभी क्या होते हैं, भारतीय नागरिक होते हैं, याद रखना। साथ में फ्लेक्सिबिलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो यूनिटरी स्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाता है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी क्या करता है, स्ट्रांग बनाता है यूनिटरी कैरेक्टर को। और अपॉइंटमेंट जो होता है सिविल सर्विसेज में, ऑल इंडिया सर्विसेज में, वो केंद्र के द्वारा नियुक्त किए अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन जो राज्यों के अंदर जो सर्विस देते हैं वो राज्य के अंदर देते हैं, यानी उनका चयन कौन करता है, केंद्र सरकार, लेकिन सर्विस कहां देते हैं, राज्यों के अंदर देते हैं। तो ये भी यूनिटरी स्ट्रक्चर को क्या करता है, स्ट्रांग बनाता है। और समय पड़ने पर केंद्र सरकार इमरजेंसी प्रोविजन के द्वारा इमरजेंसी लगा सकती है। तो ये भी क्या करता है, यूनिटरी स्ट्रक्चर को स्ट्रांग। तो आपको दोनों चीजें याद रखना होगा, जो मैंने बताया कि क्या क्या फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रांग करता है, जाकर देख लेना। इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि ये फेडरल स्ट्रक्चर को स्टेटमेंट दे सकता है, और या फिर पूछा जाए कि यूनिटरी स्ट्रक्चर को कौन स्ट्रांग करता है, तो ये सारे के सारे यूनिटरी स्ट्रक्चर को स्ट्रांग करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, याद रखना। बहुत सारे लोग इस तरीके से आपको नहीं बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन जब बता रहा हूं तो सुन लो और अच्छे से याद करो, ठीक है। तो हालांकि भारत क्या है, एक संघ है, लेकिन इसमें यूनिटरी स्ट्रक्चर भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं, याद रहेगा। अब जो है भारत की एक विशेषता ये है, यानी सैलिएंट फीचर ये है, यहाँ पे पार्लियामेंट पाया जाता है। ये देखो पार्लियामेंट है, यहीं पे बाबू साहब का मतलब क्या, नेताजी यहीं पे बैठते हैं लोग, और नेताजी बैठकर क्या करते हैं, हल्ला मचाते हैं। हमारे सदन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में जो 2 सदन बनाए गए हैं, वहां पे उनको काम करने के लिए भेजा गया है, लेकिन जाकर क्या करते हैं, हल्ला मचाते हैं। और अगर देखा जाए औसत कार्य करने का उनका तो बहुत कम है, और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। सदन के अंदर खाना, संसद के अंदर खाना क्या है, बहुत ही कम दामों में मिलता है, बाहर ज्यादा दामों में मिलता है। तो ये सब फैसिलिटी देने के बाद भी ये लोग काम नहीं करते, काम चोर करके, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर देखो पार्लियामेंट के बारे में चर्चा करते हैं। पार्लियामेंट क्या है, एक प्रकार का हमारे यहाँ साइलेंट फीचर है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है, ये जरा जानो। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर 2 तरीके के जो है आपका स्ट्रक्चर पाया जाएगा। एक होता है आपका जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो डिज्यूर होगा, और किसी और के के पास जो पावर होगा वो डिफैक्टो होगा। तो 2 टर्म यहाँ पे याद रखो, क्या, डिज्यूर और डिफैक्टो, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक नॉमिनल रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, और यहाँ पे एक क्या होता है, डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव होता है। यानी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और डिफैक्टो, यानी जिसके पास एक नाम मात्र का पावर है उसको क्या बोलेंगे, नॉमिनल या डिज्यूर बोलेंगे। और डिफैक्टो का मतलब रियल, है ना। तो रियल पावर, तो नॉमिनल पावर किसके पास होता है, प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट है, वो हमारे देश का सबसे बड़ा अधिकारी है। लेकिन पावर एक्चुअल किसके पास होता है, एक्चुअल पावर प्रधानमंत्री के पास होता है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। एक चीज और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जरूरी है यहाँ पर है, तो यहाँ मेजोरिटी पार्टी का रूल होता है, यानी जो भी पार्टी मेजोरिटी में होगी वो रूल। और साथ में जो भी गवर्नमेंट होगी या आपके जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, वो लोग लोकसभा के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी कि लोअर हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, याद रखिएगा। यूएस के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो वहां क्या एग्जीक्यूटिव जो होता है वो वहां के पार्लियामेंट के लिए या वहां पे सीनेट जो होता है उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता, लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। देखो, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, लोकसभा के अंदर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप होता है, कहां पर, केंद्र में, और राज्यों में चीफ मिनिस्टर का लीडरशिप होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और हमारे यहाँ लोकसभा क्या होती रहती है, डिसॉल्व होती रहती है। हर 5 साल में लोकसभा क्या होती है, डिसॉल्व होती है, और फिर से नई सरकार चुनकर आती है। लोकसभा पहले भी डिसॉल्व हो सकती है, डिपेंड्स। जब हम लोग पार्लियामेंट के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे तो वहां पे देखेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो भाई पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे साथ जुड़े रहिए, पढ़िए एकदम मन लगाकर, ठीक है ना। चलो आगे हम बात करते हैं इसमें। तो ये तो पार्लियामेंट था। तो पार्लियामेंट भी क्या, एक प्रकार का सैलिएंट फीचर है। नेक्स्ट बात करें जुडिशरी की। देखो यहाँ पे जुडिशरी को ऐसे बनाया भी जाता है, इनके हाथ में एक तराजू पकड़ा दिया गया और आंख पे क्या कर दिया, पट्टी बांध दिया गया, और हाथ में तलवार दे दिया गया ठीक है, अजीब सब है ना, कि हाथ में तलवार दे दिया गया कि भाई चलो मारो, आंख बंद करके सबको मारते रहो, और मारकर, खैर छोड़ो, ज्यादा जुडिशरी के बारे में बोल देने पे तकलीफ हो जाती है। खैर, लेकिन ये तो चलो पता नहीं किसने बनाया, ठीक है। और यहाँ पे डंडा उनको देख ही रहे हो, ये खटखटाते रहते हैं, ठीक है। जुडिशरी की बात चर्चा करें तो हमारे देश के अंदर जुडिशरी सिस्टम कैसा है, तो हमारे देश के अंदर इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ केंद्र और राज्य दोनों के ऊपर के जो नियम जो होते हैं ना, उनके ऊपर फैसला कौन लेता है, जुडिशियल सिस्टम हमारे यहाँ लेता है, ठीक है ना। तो सिंगल सिस्टम कोर्ट सिस्टम होता है किसके लिए,
सेंट्रल एज वेल स्टेट लॉ, दोनों लॉ के लिए एक सिंगल सिस्टम होता है हमारे यहाँ, यानी इसी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। और ये इंडिपेंडेंट भी इसलिए होता है क्योंकि इनके ऊपर एग्जीक्यूटिव का कोई चलता नहीं है, बस नहीं चलता एग्जीक्यूटिव का, ये अपना इंडिपेंडेंट रहते हैं। इसी वजह से देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। कारण यह है कि कोई भी गलत करता है, गड़बड़ करता है, तो जुडिशियल उसको वॉच कर सके, उसको सजा दे सके, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट बनाया गया है। ठीक है साथियों, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, जो सैलिएंट फीचर है, वो है फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन। तो भारतीय नागरिकों को क्या दिया गया है, भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और उनको लागू कराने के लिए जुडिशरी को रखा गया है। ठीक है ना। और फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, तो देखो फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, ये एक तरीके से नागरिकों का को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि पॉलिटिकल जो राइट्स होते हैं नागरिकों के, वो फंडामेंटल राइट्स से प्राप्त होते हैं। जैसे बोलने का अधिकार, ठीक है ना, कहीं आने जाने का अधिकार, अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार, जीने तक का अधिकार, ये सारा क्या है, ये आपके फंडामेंटल राइट है। ठीक है ना। और ये जो फंडामेंटल राइट होता है वो कैसा होता है, जस्टिसेबल होता है, वाद संगत होता है, याद रखिए। यानी कि इसको अगर लागू नहीं हो रहा है आपका फंडामेंटल राइट, तो आप कोर्ट के द्वारा इसको क्या कर सकते हैं, लागू करवा सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो ओरिजिनली अगर बात किया जाए, थोड़ा थोड़ा जानकारी दे रहा हूं, ओरिजिनली जो हमारा संविधान था उसमें 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट थे। कितने प्रकार के, 7 प्रकार के थे। लेकिन एक संविधान संशोधन बाद में किया गया, ठीक है ना, 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में। कब, 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया, और इसके द्वारा एक जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को अब 300A के अंतर्गत रखा गया, जो कि एक प्रकार का कानूनी अधिकार है, यानी कि लीगल राइट है ना। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रह गया। तो टोटल कितने फंडामेंटल राइट एट प्रेजेंट मौजूदा समय में है, तो 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट मौजूदा समय में। लेकिन जब संविधान बना तो 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी क्या हुआ, हट गया, अब क्या है, अब ये एक लीगल राइट है, याद रखना। ठीक है साथियों, चलो आगे हम इसमें बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है, इस पे ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। ठीक है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। देखो डीपीएसपी क्यों रखा गया, डीपीएसपी के कारण देखो पॉलिटिकल राइट तो हमें फंडामेंटल राइट से मिल गए, लेकिन इकोनॉमिक राइट नहीं मिला, सोशल राइट नहीं मिला। तो इन राइट्स को देने के लिए हमारे पास राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, और जिसमें संविधान राज्य को यह निर्देशित करता है कि राज्य को क्या क्या चीजें करनी होगी, और राज्य इसको अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, नागरिकों से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं। तो ये क्या है, डीपीएसपी। तो हमारे संविधान के अंदर वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए देश को डीपीएसपी रखा गया। लेकिन एक इसका फीचर ये है, जैसे कि फंडामेंटल राइट क्या होता था, जस्टिसेबल होता था, ये नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल है, इसका मतलब इसको लेकर कोर्ट आप नहीं जा सकते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है ना। और साथ में मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट है और डीपीएसपी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, और दोनों ही भारत के नागरिकों को स्ट्रांग बनाने के लिए ऐसा कहा गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब हम लोग एक चीज और बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसे कहा जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज। आपकी ड्यूटीज क्या है, ठीक है ना। 42वां संविधान संशोधन किया गया और उसके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया भाग 4A में, और जो आर्टिकल था वो 51A 51A के अंतर्गत था। और क्या फंडामेंटल ड्यूटीज के द्वारा नागरिकों को यह बताया गया कि देखो आपके क्या क्या ड्यूटीज बनते हैं देश के प्रति। क्या क्या ड्यूटीज है, तो ये देखो, पहला रिस्पेक्ट करो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन फ्लैग का, साथ में जो फ्रीडम फाइटर है उनके पाथ को फॉलो करो, उनको चेरिश करो, साथ में जब जरूरत हो तो अपने कंट्री की रक्षा करना है, और देश की यूनिटी बनाए रखना है, डाइवर्सिटी में भी यूनिटी बनाए रखना है। ठीक है ना, अपने कल्चर को प्रिजर्व करना है। ठीक है ना, इसके बाद देश की एकता और अखंडता को, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखो, साथ में एनवायरनमेंट की रक्षा करना है, ठीक, डेवलपमेंट को बढ़ाना है, साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाना है, ठीक है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी का सेफगार्ड करना है, और एक्सेलेंस की तरफ आगे बढ़ते रहना है, साथ में अपने चिल्ड्रंस को एजुकेट करना है। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास जो राइट्स है इस समय मौजूद है, टोटल राइट्स की संख्या जो है, टोटल राइट्स की संख्या ये जो ड्यूटीज है, राइट्स नहीं ड्यूटीज, तो टोटल ड्यूटीज की जो संख्या कितनी है, वो 11 ड्यूटीज है। और लेकिन जब 1976 में जब पहली बार डाला गया था, तो उस समय ड्यूटीज की संख्या कितनी थी, 10 थी। तो उसके बारे में देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना।
तो देखो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये ड्यूटीज को ऐड किया गया, ठीक है ना। और कितने ऐड किया गया, 10 ड्यूटीज ऐड किए गए। और उस समय एक व्यक्ति थे स्वर्ण सिंह समिति, इनकी अनुशंसा पर ही इसे लाया गया था, ठीक है ना। तो टोटल 10 लाया गया था। बाद में एक 11वां फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया 2002 में, और इसके द्वारा क्या किया गया, आपके जो एजुकेशन है चिल्ड्रंस के, माँ बाप को ये कहा गया कि आप अपने चिल्ड्रंस को क्या करिए, एजुकेट करिए, ठीक है ना। तो वर्तमान में भाग 4A में, ठीक है ना, 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, और 21 आर्टिकल में है, ये आर्टिकल है 51A के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है साथियों। ये आपको याद रखना है, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब एक चीज और, हमारे यहाँ साइलेंट फीचर क्या है, एकता, ठीक है ना, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ बहुत सारे रिलीजन है, लेकिन फिर भी लोग साथ में रहते हैं। तो क्या मतलब, एक प्रकार से हमारा सेक्युलर स्टेट है, जहां पे राज्य का तो कोई धर्म नहीं है, लेकिन यहाँ के सभी नागरिकों को धर्म फॉलो करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका सैलिएंट फीचर। ये देखो, ये आ गए लोग, भाई साहब लोग, ये लोग अलग अलग रूप, अलग अलग रंग के, अलग अलग पावर वाले हैं सारे के सारे, लेकिन सब लाइन में कहां लगाए हैं, ये वोट देने के लगे हैं। यानी कि हमारे देश के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सब एडल्ट हो चुके हैं, ठीक है ना, 18 साल से ज्यादा। तो 18 साल से ज्यादा जो भी व्यक्ति होगा, चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी रंग का हो, कैसा भी हो, उसको वोट देने का अधिकार है। यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमारे देश के अंदर है, यानी सभी वयस्कों को क्या मिलता है, वोटिंग राइट मिलती है। ये भी क्या है, एक प्रकार का सैलिएंट फीचर है, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सभी वयस्कों को क्या मतदान देने को मिलता है। देखो मूल जो संविधान था हमारा, मूल संविधान में जो वोटिंग जो एज थी वो 21 वर्ष थी, कितनी थी, 21 वर्ष थी। लेकिन बाद में इसको घटाकर 18 कर दिया, कब, 61वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा, 61वां संविधान संशोधन किया गया 1989 में, और इसके द्वारा उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया। याद रखिए, शुरू में 19 था, बाद में अब कितना हो गया है, 18 हो गया। ये भी क्या है, एक प्रकार का सैलिएंट फीचर है। साथ में हमारे देश के अंदर जो गवर्नेंस सिस्टम है, 3 टियर गवर्नेंस सिस्टम है, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और मौजूदा समय में एक और शुरू हो गया, कौन सा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये भी याद रखो, जब देश आजाद हुआ था तब 2 ही थे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब तीसरा यानी 3rd टियर आ गया, इसे कौन सा है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। अब इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या है, तो देखो 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम में एक संविधान संशोधन किया गया, 73वां और 74वां, 2 संविधान संशोधन किए गए, ठीक है ना, 1992 में। और इसके द्वारा पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज को जोड़ा गया, यानी कि 73वें के द्वारा पंचायती राज और 74वें के द्वारा म्युनिसिपैलिटीज को जोड़ा गया। और इस तरीके से देश के अंदर 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम की शुरुआत हो गई, ठीक है यार साथियों, याद रखिएगा। और साथ में एक चीज और, देखो ये भाई साहब कह रहे हैं आई एम सिंगल, उनका चेहरा चमक रहा है, ठीक है ना, और सिंगल होने के बाद चेहरा मुरझा जाता है। खैर आपका चमकता होगा, मुझे नहीं पता। खैर तो यह देखो, तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि पूरे देश के लिए क्या है, एक ही नागरिकता, अलग अलग राज्यों के लिए एक ही नागरिकता आपको मिलेगी। मतलब आप इंडियन सिटीजन हो, चाहे आप तमिलनाडु में रहते हो, बिहार में रहते हो, उड़ीसा में रहते हो, या किसी भी राज्य में रहते हो, आप क्या हो, इंडियन सिटीजन। आपके पासपोर्ट पे इंडियन ही लिखा रहेगा। बात समझ में आई। तो सिंगल सिटीजन है, इसके बारे में जब सिटीजन पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ जो फीचर है, इंडिपेंडेंट बॉडीज। संविधान के अंदर ही कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जिनको स्वतंत्र बनाया गया, जिसमें से इलेक्शन कमीशन। भाई इलेक्शन कमीशन क्या है, इलेक्शन अगर स्वतंत्र ना हो तो कोई जो स्ट्रांग होगा वो क्या करेगा, अपना पार्टी का रूल बना लेगा, वहां पर सरकार बना लेगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन क्या है, इंडिपेंडेंट। कैग क्या करता है, पब्लिक पर्स को चेक करता है कि गड़बड़ तो नहीं की, यानी ऑडिट करने का काम करता है। तो ऑडिट करने वाला भी क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। यूपीएससी, यानी कि यूपीएससी जो सिलेक्शन करता है वो क्या करता है, इंडिपेंडेंट सिलेक्शन करता है, इसको कोई प्रेशर में आकर नहीं। यानी एक तरीके से इंडिपेंडेंट बॉडी है जो सरकार के बिल्कुल, तो कहना तो मानती है कुछ कुछ बातें, लेकिन नियम कानून सरकार बनाती है, लेकिन ये फंक्शन क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट फंक्शन करते हैं। और इसी तरीके से स्टेट पीसीएस भी होता है, वो भी इसी तरीके का है जो इंडिपेंडेंट फंक्शन करता है। तो इस तरीके से अभी तक हम लोग देखा, ये इंडियन भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर थे, महत्वपूर्ण विशेषताएं थी ये, ठीक है ना। तो अब आपको ये सारे महत्वपूर्ण विशेषताएं याद रखना होगा। और साथियों अगर पीसीएस की तैयारी करें, 2023 आ गया ना पीसीएस, करंट अफेयर में जल्दी लाने वाला हूं, 1-2 दिन के अंदर करंट अफेयर स्टार्ट होगा। आर्थिकी मैंने पूरा पढ़ लिया है, और बस नोट्स बनाकर आपको बस प्रेजेंट करने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है ना। और करंट अफेयर भी प्रेजेंट करूंगा बहुत ही अच्छे से। याद रखो, करंट अफेयर आर्थिकी से 40 क्वेश्चन करीब पूछे जाएंगे, और वहीं से सिलेक्शन होता है, और मेरा पढ़ाया वो अक्सर फंस जाता है, ये तो पता नहीं कैसे, ठीक है ना। तो इसलिए आप क्या करेंगे,
उसको क्लासेस जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब आगे क्या बोलूं, जय हिंद, फिर से मिलते हैं आपसे।